हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डे स्पीड क्लासेस। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका वेल विशर। अपनी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जो टॉपिक लाया हूं उस टॉपिक का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। और ये वीडियो फॉरेन एक्सचेंज रेट का वन शॉट है, क्योंकि इस वीडियो में या इस वन शॉट में हम फॉरेन एक्सचेंज रेट को टोटली कंप्लीट करेंगे। राइट, तो इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर में जो भी अगर डाउट्स हैं तो वो डाउट सारे के सारे डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको जिस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर समझाऊंगा, डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है, एप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है, करेंसी डैप, करेंसी ऐप, इन सभी के मीनिंग क्या होते हैं, करेंसी डीवैल्यूएशन कब होती है, करेंसी रीवैल्यूएशन कब होती है, कब कब डेप्रिसिएशन वर्ड यूज किया जाता है, कब कब डीवैल्यूएशन वर्ड यूज किया जाता है, इनमें डिफरेंस क्या है, इन सभी बातों को मैं आपको डेफिनेटली समझाऊंगा। फॉरेन करेंसी की डिमांड कौन करता है, सप्लाई कौन करता है, डिमांड कब की जाती है, सप्लाई कब की जाती है, और इन दोनों का इक्विलिब्रियम कर्व या इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज के मीनिंग से। राइट, तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें सबसे पहले समझना होगा कि फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है। राइट, देखो फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग सिंपल सा होता है कि फॉरेन करेंसी, राइट, जो करेंसी हमारे इंडिया की करेंसी नहीं है, राइट, तो यानी कि हमारे इंडिया के लिए बाहरी दूसरे जो भी देश हैं उन सभी देशों में जो भी करेंसी चलती है वो करेंसी हमारे लिए फॉरेन करेंसी मानी जाएगी। राइट, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन देशों में करेंसी चलती है डॉलर, तो यानी डॉलर हमारे लिए फॉरेन करेंसी मानी जाएगी। बांग्लादेश में करेंसी चलती है टका, तो यानी टका हमारे लिए फॉरेन करेंसी मानी जाएगी। चाइना में करेंसी चलती है युआन, जापान में करेंसी चलती है येन, तो ये सभी के सभी करेंसी हमारे लिए फॉरेन करेंसी मानी जाएगी। राइट, रशिया में करेंसी चलती है रूबल, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्रीज के अंदर अलग अलग करेंसीज चलती है। राइट, तो मेरे आपसे कहने का मतलब सीधा सा ये है कि हमारे इंडिया की करेंसी को छोड़ के बाकी दूसरे देशों की जो भी करेंसी है वो करेंसी क्या मानी जाती है, फॉरेन करेंसी। राइट, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फॉरेन करेंसी के बाद हमें समझना होगा, या फिर फॉरेन एक्सचेंज के बाद हमें समझना होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है। राइट, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब वो रेट होता है जिस रेट पे आप अपने देश की करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी के लिए बदलोगे। यानी कि जब दो देश आपस में, राइट, अपनी अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, तो जब दो देश अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं किसी दूसरे देश की करेंसी के लिए, तो हर कंट्री को यह डिसाइड करना पड़ता है कि हमें किसी दूसरी कंट्री में कम से कम कितना अमाउंट पे करना होगा। जैसे मैं यहां डॉलर की वैल्यू 80 रुपीज लेता हूं। राइट, अगर हमें यूएसए से कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि यूएसए में आज हमारी करेंसी के क्या रेट हैं। यानी यूएसए में चलता है डॉलर, तो दैट मींस यूएसए में जो $1 है वो $1 हमारे कितने इंडियन रुपीस के इक्वल है। तो यानी कि यूएसए में अगर $1 80 रुपीस का है तो वो 80 रुपीस हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट माना जाएगा। लेकिन किसी भी ट्रांजेक्शन को करने से पहले सबसे पहले अपने 1 रुपीस को कैलकुलेट कर लेना। राइट, यूएसए डॉलर में। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे 1 रुपीस उस दूसरे देश के डॉलर के कितने डॉलर के इक्वल हैं। जैसे मैंने आपके सामने यहां पे एग्जांपल लिया हुआ है कि $1 इक्वल है अगर 80 रुपीस का, तो मैंने 1 को डिवाइड करा 80 से, तो हमारा आंसर आ 0.0125। तो यानी कि हमारे 1 रुपीस इक्वल है $0.0125 के। तो किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर हमें करना है तो उस ट्रांजेक्शन को करने के लिए हम सबसे पहले अपने 1 रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। तो यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हो गया कि $1 हमारे कितने रुपए के इक्वल है, तो इसे बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी कि अगर हमें अपने 80 रुपए को एक्सचेंज करना होगा, बदलना होगा, तो हमें 80 रुपए को एक्सचेंज करने के लिए कम से कम उन्हें $1 पे करना होगा। राइट, अब हम लोग करेंसी एक्सचेंज करते कैसे हैं, इस बात को बड़ी समझदारी के साथ सुनना। हम लोग करेंसी एक्सचेंज करते कैसे हैं, हम लोग से मतलब जिसे भी कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है, जैसे कि मान लो हम लोग कौन है, इंडियंस को अगर कोई भी करेंसी को एक्सचेंज करना है, इंडिया को अगर मान लो बाहरी देश से कोई भी सामान परचेज करना है, तो इंडिया को उन्हें जो पेमेंट पे करनी होगी वो पेमेंट रुपीज में पे नहीं करनी होगी। इस बात को हमेशा याद रखना कि कोई भी देश होता है, हर देश चाहता है कि उसके पास में जो पैसा आए वो पैसा उसी की ही करेंसी में आए। राइट, लेकिन इकलौती एक ऐसी करेंसी है डॉलर, जिस करेंसी को आप आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। कि यानी कि अगर जैसे कि आप मान लो यूके, ब्रिटेन के अंदर क्या चलता है, पाउंड चलता है, इजिप्ट के अंदर क्या चलता है, पाउंड चलता है, तो अगर हमें
अपने इंडियंस को अगर यूके के साथ ट्रांजेक्शन करनी है तो जरूरी नहीं है कि हम यूके को पेमेंट उनके पाउंड में ही करेंगे, हम यूके के साथ पेमेंट डॉलर में भी कर सकते हैं, राइट। यहां तक की बात क्लियर है। अब यूके के लिए जरूरी नहीं है कि यूके हमें पेमेंट रुपीज में ही पे करेगा, यूके हमें पेमेंट डॉलर में भी कर सकता है। तो एक लौती डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो करेंसी सारे में मूव या फिर सारे में सर्कुलेट हो सकती है, सभी देशों के बीच में एक्सचेंज हो सकती है, राइट। मैं आपको एक चीज समझा रहा था कि हमें ये जो भी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होते हैं ये हमें कैलकुलेट करने की जो भी जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती कब है? अगर हमें किसी यूएसए के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करनी होगी तो हमें यूएसए के साथ ट्रांजेक्शन करने के लिए यूएसए को जो पेमेंट पे करनी होगी वो डेफिनेटली डॉलर में ही पे करनी होगी। अब हमें अपनी इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा तो हम अपनी इंडियन करेंसी को लेके जाएंगे अपने बैंक में और अपने बैंक से बोलेंगे कि जी हमें फलाना फलाना यूएसए को इतनी इतनी पेमेंट करनी है डॉलर्स में। तो हमारा बैंक हमसे इंडियन करेंसी लेके हमारा बैंक ही हमारी इंडियन करेंसी को आरबीआई को मूव करेगा, आरबीआई के पास ट्रांसफर करेगा और आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से पैसा निकालकर वहां हमारी इंडियन करेंसी रख के वहां से डॉलर लेके हमारे बैंक को ट्रांसफर करेगा और हमारा बैंक वो डॉलर हमें पे करेगा, राइट। तो यानी कि हमने फॉरेन करेंसी की क्या की डिमांड, आप इस बात को भी समझना। तो अगर हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, हमें कोई भी इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट का मतलब अगर हमें बाहरी देश से कोई भी चीज खरीदनी होगी तो हमें उन्हें जो पेमेंट पे करनी होगी वो डॉलर में ही पे करनी होगी। तो डॉलर की डिमांड हमने ही तो करी। अगर हमें किसी फॉरेन कंट्री के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इन्वेस्टमेंट हमें डॉलर में ही करनी होगी। तो उस डॉलर की डिमांड हमने ही तो करी क्योंकि हमें जो पेमेंट पे करनी है वो डॉलर में पे करनी है, राइट। तो यहां से आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा कि डॉलर की डिमांड भी करता कौन है, राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करना कितना जरूरी है क्योंकि दो देशों के बीच में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जब होती हैं तो उस केस में फॉरेन एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करना जरूरी होता है, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है क्या? करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन, राइट। देखो करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि हमारे देश की करेंसी की वैल्यू घट रही है, हमारे देश की करेंसी की वैल्यू घट रही है। मतलब क्या है कि दूसरे देश की करेंसी महंगी हो गई। अब ऐसे मान लो पहले एक बर्गर आता था 80 रुपए का, वही बर्गर आने लग गया 100 रुपए का। तो यानी कि पहले हम एक बर्गर परचेस करने के लिए 80 रुपीज पे करते थे, अब हमें उसी बर्गर को परचेस करने के लिए 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे या फिर पे करने होंगे। तो यानी कि उस बर्गर की वैल्यू बढ़ी है, राइट। तो ऐसे ही हमें अगर यूएसए से कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है तो यूएसए से ट्रांजेक्शन करने के लिए हम पहले यूएसए को 80 रुपीज पे करते थे, लेकिन अब हमें 80 के बाद 100 रुपीज पे करने होंगे। तो यानी कि हमारी वैल्यू घट रही है, यूएसए हमसे 20 रुपीज एक्स्ट्रा मांग रहा है। यूएसए हमसे कहता है कि जी नहीं ठीक है कि उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, हमारी वैल्यू डिक्रीज हुई। अगर वो हमसे ये चीज कहता है कि अगर आपको हमारे साथ ट्रांजेक्शन करनी है तो आपको 80 नहीं, अब हमें 100 रुपीज पे करने होंगे। तो हम यूएसए को 100 रुपीज पे नहीं करेंगे, हमें तो वो 100 रुपीज अपने बैंक को पे करने होंगे, राइट। तो यानी कि यूएसए के उन्हीं डॉलर्स को परचेज करने के लिए पहले हम 80 रुपीज पे करते थे, अब हम 100 रुपीज पे करेंगे, राइट। इसी चीज को मैंने आपको यहां पे समझाया हुआ है कि करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। दैट मींस जैसे $1 इक्वल है 80 रुपीज की, अब यही डॉलर की वैल्यू 80 से 90 हो गई, 90 से 100 हो गई। तो यानी कि हमें वो डॉलर महंगा पड़ता जा रहा है। पहले हम एक डॉलर परचेस करते थे 80 रुपीज के रेट से, अब उसी डॉलर को हम परचेस कर रहे हैं 90 रुपीज के रेट से। देन अगेन उस डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हुई तो हमें यही डॉलर खरीदने के लिए अब अपने 100 रुपए देने होंगे। तो यानी कि हमें अपने 100 रुपए देने होंगे आरबीआई को। तो यानी हमारी जेब से तो 100 रुपए जाएंगे, तो 100 रुपए जाके हमें वो $1 मिलेगा। पहले यही डॉलर हमें 80 रुपीज का मिलता था, अब ये डॉलर हमें 20 रुपए महंगा मिल रहा है। तो यानी कि हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हुई। इसी चीज को एक और एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। जैसे $2 इक्वल है 1 पाउंड के, जब $2 इक्वल थे 1 पाउंड के तो यहां 1 पाउंड की वैल्यू ज्यादा है। अगर हमें 1 पाउंड चाहिए तो यानी कि 1 पाउंड लेने के लिए $2 देने पड़ेंगे, राइट। अब अगेन अगर हमें इसी 1 पाउंड को परचेस करना है तो इस 1 पाउंड को परचेस करने के लिए अगर डॉलर के रेट घटते हैं, अब डॉलर हो गया ₹1.5 का, तो यानी कि अब पहले 1 पाउंड को खरीदने के लिए $2 पे करने पड़ रहे थे, अब इसी 1 पाउंड को परचेस करने के लिए $1.5 पे करना पड़ रहा है। तो इस यूके की करेंसी की वैल्यू घटी है, यानी कि यूके की करेंसी अब सस्ती हो गई। पहले $2 की थी, अब $1.5 की है। तो यानी कि हमारे पास इस 1 पाउंड को परचेस करने के लिए $0.5 अब बचे रह गए, राइट। अब ये जो करेंसी डेप्रिसिएशन होता है, इस करेंसी डेप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और नेशनल इनकम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, बड़ी समझदारी के साथ सुनना।
पहले मैं आपसे बात करता हूं एक्सपोर्ट की, राइट, कि करेंसी डैप का एक्सपोर्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि फॉरेन कंट्री हमारे यहां से कोई चीज परचेज करेगी तो अगर उनकी परचेज होगी तो वो हमारी सेल मानी जाएगी। तो यानी कि जब कोई भी इंडियन प्रोडक्ट बाहरी देश में सेल किया जाता है तो उसे एक्सपोर्ट का नाम दिया जाता है, या फिर कोई भी इंडिया से कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है दूसरे देश में तो वो भी एक्सपोर्ट कहलाती है, राइट। इसी चीज को एग्जाम्पल के फॉर्म पे आप समझना, जैसे कि यूएसए वाले, दैट मीन्स अमेरिका हमसे 1 लाख रुपए तक का सोफा परचेज करना चाहता है तो अमेरिका ये चीज देखेगा कि इंडिया में उस सोफे की वैल्यू 1 लाख रुपए है और डॉलर के रेट 80 रुपीज हैं। तो यानी कि यूएसए को पहले ये सोचना होगा कि यूएसए हमें 1 लाख रुपए देने के लिए अपने डॉलर लेके जाएगा अपने बैंक के पास, तो यूएसए को कितने डॉलर देने होंगे अपने बैंक को कि ताकि उसका बैंक उसे वो 1 लाख रुपए दे दे, राइट। इस चीज को एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाता हूं। जैसे कि ऐसे मानो $1 इक्वल है 80 रुपीज के, राइट। अब हमने क्या काम किया, अपने 1 रुपीज को पहले डॉलर में कन्वर्ट किया तो आंसर आया 0.0125। तो यानी कि हमारे 1 रुपीज इक्वल हो गए 0.0125 के, क्योंकि हमने डॉलर के रेट क्या लिए हैं 80। अब अगर यूके वाले हमसे कोई 1 लाख रुपए तक का सोफा परचेज करना चाहते हैं तो वो 1 लाख रुपए की वैल्यू इंडियंस के लिए है, तो वो 1 लाख रुपए की वैल्यू कितने डॉलर के इक्वल होगी, इंटू 0.0125, तो 1250 डॉलर के। तो अगर वो हमें 1 लाख रुपए पे करेंगे तो उन्हें कितने डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी, वो अपनी जेब से 1250 डॉलर लेके जाएंगे, 1250 डॉलर को देंगे और उनका आरबीआई यानी कि उनका आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज से पैसा विड्रॉ करके यूएसए वालों को 1 लाख रुपए दे देगा और यूएसए वाले हमें 1 लाख रुपए दे देंगे। अब अगर इसी डॉलर के रेट इंक्रीज हो गए तो करेंसी डेप्रिसिएशन के केस में कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब इसी डॉलर के रेट मैंने ले लिए मान लो 100 हो गए, राइट। तो इसी 1 रुपीज को डिवाइड किया हमने 100 से, 1 रुपीज को हमने 100 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.01, राइट। तो यानी कि हमारे 1 रुपीज इक्वल हो गए $0.01 के। अब मेरी बात है, आप ध्यान से देखना, अब अगर उन्हें हमसे 1 लाख रुपए का सोफा खरीदना है तो 1 लाख रुपए का सोफा खरीदने के लिए वो हमें कितने डॉलर देंगे, 1000। तो यानी कि पहले वो 1 लाख रुपए तक का सोफा खरीदने के लिए उनकी जेब से जा रहा था 1250 डॉलर, अब वही 1 लाख रुपए का सोफा खरीदने के लिए उनकी जेब से क्या जाएगा, मात्र 1000 डॉलर। तो पहले तो वो अपनी जेब से उन्होंने 1250 डॉलर निकाले, अब उसी 1 लाख के सोफे को खरीदने के लिए वो 250 डॉलर कम देंगे, तो उन्हें तो हमारा 1 लाख रुपए तक का सोफा सस्ता पड़ा। हमारे पास तो पहले भी 1 लाख रुपए आ रहे थे, आज भी 1 लाख रुपए ही आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वो सोफा पहले 250 डॉलर महंगा पड़ रहा था और अब वही सोफा उन्हें 250 डॉलर सस्ता पड़ रहा है। तो डेफिनेटली उन्हें ये पता चल गया कि कि अब डॉलर के रेट इंक्रीज हो चुके हैं तो वो हमसे मैक्सिमम परचेजिंग करेंगे, राइट। तो अगर वो हमसे यानी कि इंडिया से यूएसए वाले मैक्सिमम अगर परचेजिंग करेंगे तो उनकी इंपोर्ट है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट तो हमारे देश से मैक्सिमम माल बिकेगा, राइट। तो करेंसी डेप्रिसिएशन के केस में एक्सपोर्ट हमेशा इंक्रीज होता है और अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो हमारे देश की नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। क्योंकि करेंसी डेप्रिसिएशन के केस में इंडियन गुड्स यूएसए के लिए काफी चीपर होंगे, सस्ते होंगे। यही अगर हम बात करते हैं इंपोर्ट की, अब हमें वो चीज खरीदनी है तो अगर मान लो हमें सोफा चाहिए, अब आप ऐसे मान लो कि पहले यूएसए वालों को हमसे सोफा चाहिए था, अब हमें सोफा चाहिए उनसे। अब अगर हमें सोफा चाहिए तो हमें सीधी सी बात है, अगर 1 लाख रुपए तक का सोफा परचेज करना है तो 1 लाख रुपए तक का सोफा परचेज करने के लिए हमें उन्हें 1250 डॉलर क्या चीज पे करने होंगे। मेरी बातों को आप बड़ी समझदारी के साथ सुनना, यानी कि हमारा जो 1 लाख रुपए तक का सोफा है वो उनके 1250 डॉलर के इक्वल है, राइट। अब वो सोफा उनके लिए 1250 डॉलर के इक्वल है तो हमने सीधी सी एक काम क्या करा कि हमें पता था कि हमें अगर वहां से सोफा खरीदना है तो हमें 1250 डॉलर चाहिए। हम गए अपने बैंक के पास, अपने बैंक के पास जाने के बाद हमने ये बोला कि जी हमें 1250 डॉलर चाहिए, तो बैंक हमसे बोलता है कि जी लाओ 1 लाख रुपए लाओ। 1 लाख रुपए क्यों लाओ, क्योंकि अगर 1 लाख की मैं क्या चीज 1250 डॉलर की अगर मल्टीप्लाई की जाएगी 80 से तो अपने आप ही 1 लाख आ जाएगा।
$1250 की अगर मल्टीप्लाई 80 से की जाएगी तो अपने आप ही 1 लाख रुपए आ जाएगा। अब आप ये चीज सोचो, अगर डॉलर के रेट इंक्रीज हो गए, इसी डॉलर के रेट 80 से लेके 100 हुए थे, तो वो सोफा कितने का है? $1250 के। अब यानी $1 कितने का है? 100 रुपए का। तो $1250 की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 रुपए से, तो 12500। पहले हमें उसी सोफे को खरीदने के लिए 1 लाख रुपए पे करने पड़ रहे थे, अब हमें उसी सोफे को खरीदने के लिए 1,25,000 रुपए पे करने होंगे। तो हमें 25,000 रुपए महंगा वो सोफा पड़ रहा है। तो क्या हम सोफा खरीदेंगे? बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि करेंसी डेप्रिसिएशन के केस में फॉरेन के जो भी गुड्स होते हैं वो इंडियंस के लिए महंगे हो जाते हैं, यानी उस केस में वो गुड्स हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो हमें वहां से कोई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। तो करेंसी डेप्रिसिएशन के केस में हमेशा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट के इंक्रीज हो जाने से नेशनल इनकम इंक्रीज होगी और इंपोर्ट घटेगा। राइट, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिस नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि अब हमारी मौज आ गई, बल्ले बल्ले, यानी डॉलर की वैल्यू अब क्या हो रही है? हमारी देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, तो यानी कि डॉलर के रेट या डॉलर की वैल्यू घट रही है। पहले एक डॉलर 100 रुपए का था, वही डॉलर 80 रुपीज का हो गया। ठीक, जैसे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, दैट मींस $1 पहले 100 रुपए का था, उसके बाद 90 का हुआ, उसके बाद 80 का हुआ, तो यानी कि डॉलर क्या हो रहा है? सस्ता हो रहा है। राइट, तो यानी कि अगर हम वहां से कोई चीज खरीदेंगे तो हमें पहले 100 रुपए देने पड़ रहे थे, अब हमें मात्र 80 रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर हमें मात्र 80 रुपए देने पड़ेंगे तो हमें तो वहां से वो चीज सस्ती पड़ेगी, तो यानी कि फॉरेन के गुड्स हमारे लिए बहुत चीपर हो जाएंगे, बहुत सस्ते हो जाएंगे। तो हम इस केस में अपनी इंपोर्ट को इंक्रीज करेंगे, हम अपनी इंपोर्ट बढ़ाएंगे, कि यानी कि इंडिया में एक चीज 100 रुपए की है लेकिन फॉरेन कंट्री में वही चीज 80 रुपए की है, तो भैया फॉरेन कंट्री से ना लोगे। तो उस केस में जैसे कि एक और एग्जांपल की फॉर्म में समझाता हूं कि एक $1.5 इक्वल है 1 पाउंड के। अब हुआ क्या, यही डॉलर जो पहले $1.5 1 पाउंड के इक्वल था, वो ही $2 इक्वल हो गए 1 पाउंड के। तो दैट मीन पहले 1 पाउंड परचेज करने के लिए $1.5 पे करना पड़ता था, अब इसी $1.1 को परचेज करने के लिए हमें $2 पे करने पड़ेंगे। तो यानी कि अब क्या हो रहा है, इस 1 पाउंड की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, यानी कि अब डेढ़ कह रहा हूं, $0.5 एक्स्ट्रा पे करना होगा इस 1 पाउंड को परचेज करने के लिए। सो दैट मींस यूके पाउंड की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है। राइट, कोई भी कुछ भी अगर आपको डाउट्स हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना, मैं आपको उस डाउट का डेफिनेटली सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने आपसे पहले भी बहुत बार बोला हुआ है कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है, आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेजेस छोड़ करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। राइट, तो करेंसी एप्रिसिएशन के केस में हमारा फायदा किसमें होता है? इंपोर्ट में होता है, लेकिन एक्सपोर्ट हमें कम से कम करना चाहिए, अब हमें वहां माल बेचना नहीं चाहिए। यानी कि करेंसी एप्रिसिएशन के केस में हमें अपनी इंपोर्ट को इंक्रीज करना चाहिए, एक्सपोर्ट को कम करना चाहिए, और अगर एक्सपोर्ट कम होगा तो हमारे देश की नेशनल इनकम भी कम होगी, यानी कि हमारे देश में इनकम कम से कम आएगी। अब इसी चीज को इसी सोफे वाले एग्जांपल के साथ समझाता हूं, बड़ी समझदारी के साथ देखना। पहले डॉलर के रेट क्या थे? 100 रुपीज थे। अब अगर हमें, यानी कि इंडियंस हैं, इंडियंस को अगर वहां से कोई भी सोफा परचेज करना है तो हमें पता है कि अब एक डॉलर के रेट हो गए 100 रुपीज, तो अगर वो उस सोफे की वैल्यू वहां $1250 के इक्वल है, राइट, अब अगर उसी सोफे की वैल्यू वहां $1250 के इक्वल है, तो हमें पता है कि उन्हें $1250 देने के लिए हमें 1,25,000 रुपए को 100 रुपए के रेट से कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हम 1,25,000 रुपए को 100 रुपए के रेट से कन्वर्ट करेंगे तब जाके हमारे पास $1250 आएंगे। राइट, तो यानी कि वो सोफा खरीदने के लिए हमें अपनी जेब से 1,25,000 रुपए देने पड़े, तब जाके हमारे पास $1,250 आएंगे और हम यूएसए वालों को दे देंगे। लेकिन अगर इसी डॉलर के रेट घट गए, यानी कि 80 हो गए, तो 80 का मतलब क्या है कि अब हमें उसी सोफे को परचेज करने के लिए मात्र 1,00,000 रुपए पे करने होंगे। यानी कि हमें ये जो $1250 है, अब इस $1250 की मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, क्योंकि डॉलर के रेट तो भैया कम हो गए। तो 1250 की अगर हमने मल्टीप्लाई 80 से की, तो 80 से मल्टीप्लाई करने पे वही सोफा हमें सस्ता पड़ेगा। तो डेफिनेटली हमें अपनी इंपोर्ट को इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन अगर यही बात करूं एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? वो हमसे कब खरीदेंगे, इस चीज को भी आ जाओ। अगर
उनके अगर डॉलर के रेट 100 रुपीज हैं तो वो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि अगर उन्हें हमसे कोई भी सोफा परचेज करना है और अगर वो सोफा कितने का है, 1 लाख रुपए का है, राइट, तो उन्हें $1000 पे करने होंगे। उन्हें पता है कि इंडिया के अंदर वो सोफा 1 लाख रुपए का है और आज करेंसी के रेट, आज फॉरेन एक्सचेंज रेट 100 रुपीज है, $1 की वैल्यू 100 रुपए है, तो वो अपने $1000 खर्च करेंगे। लेकिन अब उन्हें पता चल गया कि भैया उसी, यहां सोफा तो 1 लाख का ही है लेकिन डॉलर के रेट 80 हो गए, तो डॉलर के रेट 80 हो जाने से मतलब क्या है कि उन्हें उसी सोफे को परचेज करने के लिए अब $1250 पे करने होंगे। तो पहले यूएस से वालों को वो सोफा $1000 तक का पड़ रहा था, अब वही सोफा यूएस से वाले को 1250 का पड़ेगा। तो डेफिनेटली यूएस से वालों के लिए $250 ज्यादा पे करने होंगे। तो वो क्या इंटरेस्टेड होंगे हमारा सोफा परचेस करने के लिए? नहीं, तो वो हमसे इंपोर्ट नहीं करेंगे। अगर उनकी इंपोर्ट नहीं होगी तो हमारी भी एक्सपोर्ट नहीं होगी, राइट। तो इस बात को जरूर याद रखना कि डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट एक्सपोर्ट को इंक्रीज करता है, इंपोर्ट को डिक्रीज करता है, और अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट और नेशनल इनकम में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है। करेंसी एप्रिसिएशन के केस में एक्सपोर्ट घटेगा और अगर एक्सपोर्ट घटेगा तो नेशनल इनकम भी घटेगी, यानी कि हम बाहरी देश को माल कम से कम बेचेंगे क्योंकि उनके लिए हमारा माल महंगा पड़ गया, और इंपोर्ट हमारा डेफिनेटली इंक्रीज होगा क्योंकि उनका माल हमें सस्ता पड़ रहा है, राइट। अभी तक मैं आपको इस चैप्टर के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग समझा चुका हूं, फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग समझा चुका हूं, करेंसी डेप्रिसिएशन का मीनिंग, करेंसी एप्रिसिएशन का मीनिंग, करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और नेशनल इनकम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, राइट। इन सभी बातों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में, जिस नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे क्या ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कि क्या तरीका अपनाएं कि हम फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड करेंगे, राइट। देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने के 3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक तरीका होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और एक तरीका होता है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, राइट। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर ही आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि इस सिस्टम में हम फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स करते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज रेट को जो फिक्स करता है वो हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक करता है, राइट। जिन देशों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शंस होनी होती हैं, उन सभी देशों की जो भी हायर अथॉरिटीज होती हैं, उन हायर अथॉरिटीज के बीच में एक मीटिंग की जाती है, जिस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि किन किन देशों के साथ हमें एक्सचेंज रेट्स को फिक्स करना है और कितने टाइम पीरियड के लिए फिक्स करना है। अब ये जो एक्सचेंज रेट फिक्स होते हैं, एक्सचेंज रेट के फिक्स हो जाने से क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं या फिर जो भी कंट्रीज होती हैं, वो कंट्रीज अपनी फॉरेन कैपिटल के मूवमेंट को स्टेबल करना चाहते हैं, राइट। वो कंट्रीज अपने फॉरेन ट्रेड की ट्रांजैक्शंस को स्टेबल करना चाहते हैं और उनकी स्टेबिलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं कि हमें इन फ्यूचर जो भी ट्रांजैक्शंस करनी है, उन ट्रांजैक्शंस में हमारे पास जो अमाउंट आएगा या फिर एक देश से किसी दूसरे देश में जो भी ट्रांजैक्शंस होगी, वो ट्रांजैक्शन फिक्स रेट से होगी। जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाएगा, वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक फिक्स रेट से ही किया जाएगा। दोनों देश या फिर जो भी देश होते हैं, जिन देशों के बीच में फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स किए जाते हैं, वो सभी कंट्रीज को इन फ्यूचर, राइट, किसी भी डिमांड या फिर सप्लाई का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। उन्हें ये चीज नहीं सोचनी होती कि आने वाले टाइम में फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर कम होंगे या फिर ज्यादा होंगे तो इससे हमारी कैपिटल मूवमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट हमेशा फिक्स किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के द्वारा, और इसे भी फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी फिक्स करने के इसमें 2 तरीके हैं। एक है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और एक है ब्रिटेन वुड स्टैंडर्ड सिस्टम, राइट। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या कहा गया था? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम यह कहता है कि अगर 2 देशों को आपस में, यानी कि अगर डोमेस्टिक करेंसी को किसी फॉरेन कंट्री के साथ फिक्स करना है तो वो फिक्स करना होगा गोल्ड की टर्म्स में। गोल्ड की टर्म्स में क्या, इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमें यूएसए से $1 परचेस करना है तो $1 को परचेस करने के लिए अभी तक तो हम कैलकुलेट कर रहे थे रुपीस के टर्म्स में कि $1 कितने रुपए का है, 70 का है, 60 का है, 80 का है, 90 का है, 100 का है। लेकिन अब गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर हमें यह चीज डिसाइड करनी होगी कि दूसरे देश या फिर यूएसए से अगर हमें कोई भी डॉलर परचेस करना है तो $1 को परचेस करने के लिए हमें कितने गोल्ड पे करने होंगे, राइट। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में कहा गया है कि अगर $1 हमारे 5 ग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वल है या फिर 1 पाउंड हमारे 10 ग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वल है, तो यानी कि अगर हमें $1 परचेस करने हैं तो 5 ग्राम ऑफ गोल्ड देना होगा।
अगर 1 पाउंड परचेस करना है तो हमें 10 ग्राम ऑफ गोल्ड पे करना होगा या फिर देना होगा। तो मतलब क्या है कि गोल्ड की टर्म्स में ही $1 और 1 पाउंड में इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट किया गया है कि 1 पाउंड $2 के इक्वल है। तो यानी कि दो देशों की करेंसीज को फिक्स किया जा रहा है रुपीस की टर्म्स में, नहीं गोल्ड की टर्म्स में, राइट, जिसे एक और नाम दिया जाता है पैरिटी वैल्यू का, राइट। नेक्स्ट चलते हैं ब्रिटेन वुड सिस्टम में। ब्रिटेन वुड सिस्टम में साफ साफ कहा गया था कि दो देशों को या फिर दो से ज्यादा देशों को अगर अपने देश की करेंसीज को अगर फिक्स करना है तो वो डॉलर की टर्म्स में करना होगा। तो यानी कि हमारे पास 1 युआन पे करने के लिए डॉलर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम अगर चाइना के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हम 1 युआन ना पे करते हुए हम 1 युआन के इक्वल कैलकुलेट करेंगे कि भाई 1 युआन के इक्वल कितना डॉलर है, और हम 1 युआन के इक्वल डॉलर कैलकुलेट करके चाइना को ट्रांजेक्शन्स डॉलर की टर्म्स में भी कर सकते हैं। जापान के साथ अगर हमें पता है कि भी हमें जापान को इतने इतने येन पे करने हैं, तो यानी जापान को इतने इतने येन पे करने के लिए हमें जापान को उतने डॉलर्स पे करने होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में तो ये कैलकुलेट किया जा रहा है कि किसी दूसरे देश के साथ अगर ट्रांजैक्शन करनी है तो दूसरे देश को कितने पाउंड या फिर कितने डॉलर या फिर कितने युआन या फिर कितने येन या फिर कितने दिनार हमें ये सब पे करने हैं। तो इन्हें पे करने के लिए हम पहले गोल्ड की वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं। गोल्ड की वैल्यूज को कैलकुलेट करके ही हम उन्हें जो पेमेंट करेंगे वो गोल्ड के टर्म्स में पेमेंट पे करेंगे। लेकिन ब्रिटेन वुड सिस्टम के अंदर गोल्ड को प्रेफरेंस नहीं दी गई थी, ब्रिटेन वुड सिस्टम के अंदर डॉलर को प्रेफरेंस दी गई थी। तो यानी कि अगर हमें किसी भी देश के साथ ट्रांजेक्शन करनी है तो उस देश के साथ ट्रांजेक्शन करने के लिए हमारे पास डॉलर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम डॉलर के टर्म्स में दूसरे देश को पेमेंट पे करेंगे, राइट। या हम डॉलर की ही टर्म्स में अपने रुपीस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और डॉलर की टर्म्स में रुपीस की वैल्यू को कैलकुलेट करके देन हम दूसरे देश के साथ ट्रांजेक्शन करेंगे, राइट। तो ये सब सिस्टम चलता था गोल्ड में और ब्रिटेन वुड सिस्टम में। सेकंड मेथड आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का भी नाम देते हैं, लेकिन वो फ्लोटिंग कौन सा है? क्लीन फ्लोटिंग रेट सिस्टम, राइट। क्लीन फ्लोटिंग रेट सिस्टम कह लो या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कह लो। इसमें कहा गया था कि अगर हमें किसी देश के साथ ट्रांजेक्शन्स करनी है या फिर किसी कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन करनी है तो वहां उस कंट्री के साथ हमें जो ट्रांजेक्शन करनी है उस ट्रांजेक्शन को करने के लिए जो हमें करेंसी को पे करना होगा उससे डिसाइड या उससे कैलकुलेट किया जाएगा बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि उस दूसरे देश की करेंसी की कितनी डिमांड है और उसके साथ साथ उस दूसरे देश की करेंसी की हमारी इंडिया में कितनी सप्लाई हो रही है और दूसरे देश की करेंसी की हमें इंडियंस को कितनी डिमांड है। मैं आपको जो भी बातें समझा रहा हूं वो इंडिया की ही टर्म्स में समझा रहा हूं। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर ये रेट फिक्स नहीं किए जा रहे थे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में रेट्स कम ज्यादा हो रहे थे। ये सब डिपेंड करता था बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होते हैं ये फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारे कम ज्यादा होते रहते हैं, इवन टाइम टू टाइम, डे टू डे, ईयर टू ईयर, इवन 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में ये रेट फॉरेन करेंसी के रेट हमारे चेंज होते रहते थे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या बैंक का कोई भी इंटरवीन नहीं था, इन्वॉल्वमेंट नहीं था। थर्ड सिस्टम आता है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड किए जा रहे थे कि फॉरेन कंट्री के साथ जो ट्रांजेक्शन्स करनी है उन ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए अगर हमें 1 युआन परचेज करना है तो यानी 1 युआन को परचेज करने के लिए हमें कितनी करेंसी पे करनी होगी ये डिसाइड किया जा रहा था by the force of market demand and supply and central government या बैंक also। ये दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे थे कि हमें बाकी देशों के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स करनी है उन ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए कितनी करेंसी को पे करना होगा। तो यानी कि फिक्स में एक्सचेंज रेट फिक्स थे और टोटली कंट्रोल था सेंट्रल गवर्नमेंट का। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर फॉरेन करेंसी के रेट कम ज्यादा होते थे और ये भी डिपेंड करता था बाय द फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। और थर्ड मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम में, जिस मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम को एक और नाम दिया जाता है डर्टी फ्लोटिंग का, जिसमें कहा गया था कि हमें अगर फॉरेन करेंसी के रेट डिसाइड करने हैं या फिर कम ज्यादा करने हैं वो चीजें डिपेंड करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक और बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट। तो यहां फॉरेन एक्सचेंज रेट के टाइप टोटली कंप्लीट हुए। अब चलते हैं, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है या ये जो फॉरेन एक्सचेंज है यानी कि फॉरेन करेंसी है, इस फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई कौन करता है? मेरी बातें बड़ी समझदारी के साथ सुनना। फॉरेन करेंसी की डिमांड और अगर सप्लाई की हम बात करते हैं तो आप ऐसे समझ लो कि अगर हमें फॉरेन करेंसी चाहिए तो उस फॉरेन करेंसी की डिमांड हम कर रहे हैं
और हमें फॉरेन करेंसी की सप्लाई कौन करेगा? जिसके पास फॉरेन करेंसी है। तो फॉरेन करेंसी किसके पास है? फॉरेन कंट्रीज के पास, राइट। सीधी सी बात है, एक ठेली वाला आम बेच रहा है, हमें आम की डिमांड है, तो यानी कि हमें आम की रिक्वायरमेंट है, तो हम उस आम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डिमांड या आम की डिमांड कौन करेगा? हम, राइट। और वो आम किसके पास है? उस ठेली वाले के पास, तो वो ठेली वाला आम की क्या करेगा? सप्लाई, राइट। तो फॉरेन करेंसी की डिमांड इंडियंस करते हैं और फॉरेन करेंसी की सप्लाई वो देश करता है जिस देश के पास वो फॉरेन करेंसी होती है और जिस देश से हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। अगर हमें यूएस डॉलर चाहिए तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई अमेरिका करेगा। अगर हमें पाउंड चाहिए तो यानी फॉरेन करेंसी की सप्लाई यूके करेगा, राइट। ब्रिटेन करेगा, इजिप्ट करेगा। अगर हमें रूबल चाहिए तो यानी कि फॉरेन करेंसी की सप्लाई रशिया करेगा। अगर हमें दिनार चाहिए तो यानी दिनार की सप्लाई कुवैत करेगा, राइट। अब समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब की जाती है। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर देखो सीधी सी बात है, हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। अब इसी चीज में एक छोटी मोटी सी बात और बताता हूं, मेरी बातें बड़ी समझदारी के साथ सुनना, कि अगर हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड है तो हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों है? क्योंकि हम जिस फॉरेन कंट्री के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, हमें उस फॉरेन कंट्री को जो पेमेंट पे करनी है वो उसी की करेंसी में पे करनी है। अगर हम यूएसए के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो यानी कि हमें जो पेमेंट पे करनी होगी वो डॉलर के टर्म्स में पे करनी होगी, तो हमें अपनी इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा और डॉलर में यूएसए को पेमेंट पे करनी होगी। तो अब जब दो देशों की करेंसी में कोई चेंज होता है या फिर कन्वर्जन होता है तो उसमें एक मीडिएटर होता है, जिस मीडिएटर को नाम दिया जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर हम इंडियंस हैं, अगर हमें यूएस से डॉलर चाहिए तो हम अपने बैंक के पास जाएंगे और हम अपने बैंक से बोलेंगे कि जी हमें ऐसे ऐसे फलाना फलाना उस देश से इतनी इतनी परचेजिंग करनी है, तो राइट, तो हमारा बैंक हमसे इंडियन करेंसी लेके हमारी इंडियन करेंसी को ट्रांसफर करेगा आरबीआई के पास। आरबीआई उसके कैलकुलेशन करके आरबीआई उस इंडियन करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रखकर वहां से यूएस डॉलर निकाल के हमारे बैंक में ट्रांसफर करेगी और बैंक हमें हमारे यूएस डॉलर को पे कर देगा। इन्हें कैलकुलेट कैसे कैसे किया जाता है मैंने इसी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको समझाया है, तो स्टार्टिंग टू एंड इस वीडियो को जरूर देखते हुए चलना, बहुत सी नॉलेज मिलेगी, राइट। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हमें किसी दूसरे देश से कोई भी चीजें खरीदनी है तो हमें उस दूसरे देश को जो पेमेंट पे करनी होगी वो डॉलर में ही पे करनी होगी। टूरिज्म, अगर हमें किसी दूसरे देश में मान लो घूमने के लिए जाना है, टूर पे जाना है, तो लॉजिकली बात है वहां पे जो हम पेमेंट पे करेंगे वो उन्हीं की ही करेंसी में पे करेंगे, राइट। यूनिलेटरल ट्रांसफर, अगर हमें किसी दूसरे देश में कोई भी अपना कोई अमाउंट ट्रांसफर करना है तो दूसरे देश में, भैया गांधी जी तो चलेंगे नहीं, तो हमें तो दूसरे देश में उन्हीं की ही करेंसी को देना होगा, तो हमें उसकी जरूरत है तभी तो हम उनकी उस करेंसी को पे कर पाएंगे। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर के केस में भी हमें रिक्वायरमेंट होती है फॉरेन करेंसी की। परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री, अगर हमें किसी दूसरे देश में किसी एसेट्स को परचेज करना होगा तो भी हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस होता है जिस बिजनेस में सेल परचेज की जाती है विदाउट एनी फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, राइट। एक ऐसा बिजनेस जिसमें ट्रेडिंग तो होती है लेकिन किसी भी आइटम्स का मूवमेंट नहीं होता। यानी स्पेकुलेशन बिजनेस का खेल क्या है? इन केस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, यानी कि जहां डॉलर के रेट क्या होंगे, राइट, डिक्रीज होंगे। अब हमें फॉरेन कंट्री की क्या डिमांड है, तो जैसे ही फॉरेन करेंसी घटेगी तो हम बहुत सारी फॉरेन करेंसी को, यानी हम कौन, इंडियंस, राइट, तो जैसे ही फॉरेन करेंसी के रेट घटेंगे तो हम उसकी बहुत ज्यादा डिमांड अराइज कर देंगे, और जैसे ही उसके रेट बढ़ेंगे तो हमने जितनी भी इकट्ठी की है फॉरेन करेंसी उस समय उसे क्या बेच देंगे, राइट। तो स्पेकुलेशन बिजनेस के केसेस में भी फॉरेन करेंसी की डिमांड की जाती है। इसका मतलब सीधा सा ये है, $1 100 का है, फिर उस डॉलर के रेट 80 रुपए हो गए, तो जैसे उस डॉलर के रेट 80 रुपए हो गए तो वो हमारे लिए सस्ता हो गया, इंडिया के लिए सस्ता हो गया। इंडियंस को पहले $1 खरीदने के लिए 100 रुपए देने पड़ रहे थे, अब वही इंडियंस उसी $1 को खरीदने के लिए 80 रुपीज को पे करेगा, तो लॉजिकली बात है हमारे लिए वो सस्ता हो गया। जैसा आपने 11th क्लास के अंदर माइक्रो में एक चैप्टर पढ़ा है डिमांड, जिसमें टोटली रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, नेगेटिव और इनवर्स, कि जैसे प्राइस घटते हैं हम तुरंत गिवन गुड्स की डिमांड को बढ़ा दिया करते थे। यहां भी वही है कि जैसे डॉलर के रेट घटे हमने उसकी डिमांड राइज कर दी, कि हमने बहुत सारी फॉरेन करेंसी अपने पास स्टोर करके रख ली, और जैसे ही इन फ्यूचर फॉरेन करेंसी के रेट 100 से 200 हो जाएंगे, भैया वाह मजे आ गए, हम उसे तुरंत अपने देश से निकाल देंगे, राइट।
रीपेमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लोन, हमने किसी फॉरेन कंट्री से कोई भी लोन लिया हुआ है, लोन लिया था तो अब हमें उसकी पेमेंट पे करनी होगी, तो उसकी पेमेंट को भी हमें उस देश की ही करेंसी में पे करना होगा। अब ये जो डिमांड है, तो फॉरेन एक्सचेंज की हमने डिमांड तो करी, तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करने पे ये जो फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व है, राइट, इस डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है, और अगर हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते भी हैं तो फॉरेन करेंसी की डिमांड के राइज होने के पीछे रीजन क्या होता है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी फॉल, तो जैसे ही फॉरेन करेंसी के रेट घटते हैं 100 से 80 हुए, हमने उसकी डिमांड राइज कर दी। दूसरा, इंपोर्ट फ्रॉम दैट फॉरेन करेंसी बिकम चीपर, यानी कि और अगर हम फॉरेन कंट्री से कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो हमें डेफिनेटली सस्ती पड़ती है, राइट। इन सब बातों को मैं अपनी वीडियो में स्टार्टिंग में ही समझा चुका हूं, तो शुरू से इस वीडियो को बड़ी समझदारी के साथ देखना। मैंने यहां पे एक आपके सामने डिमांड कर्व बना के तैयार किया है। एक्स एक्सिस पे तो हमने क्या लिए, फॉरेन करेंसी की डिमांड, और यहां पे हमने वाई एक्सिस पे लिए हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि फॉरेन करेंसी के प्राइस, राइट। हमने क्या किया कि पहले प्राइस ओपी थे, इस प्राइस को आप मान लो 100, राइट, पहले प्राइस ओपी थे तो हमने डिमांड अराइज कर दी ओक्यू की, ठीक। जैसे ही प्राइस, आप ध्यान से देखना, जब प्राइस ओपी थे तो हमने एक ऐसे ऐसे करके डायग्राम बनाया, जैसे ही प्राइस 100 से 80 हुए तो प्राइस घटे, तो जैसे ही प्राइस घटे हमने डिमांड अराइज कर दी, तो यानी कि हमने ऐसा एक रिलेशन क्रिएट किया, पहले ये डॉट क्रिएट हुआ फिर ये डॉट क्रिएट हुआ, दोनों डॉट को हमने मीट कर दिया, तो ये हमारा क्या है, फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व, और उसकी स्लोप क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग हमेशा तभी होता है कि जब डिमांड कर्व फॉरेन करेंसी की डिमांड राइज होती है। आगे चलते हैं, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कौन करेगा, लॉजिकली बात है, मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया कि भैया फॉरेन एक्सचेंज की तो सप्लाई वो करेगा जिनके पास फॉरेन करेंसी है। तो फॉरेन करेंसी किसके पास है, यूएसए वालों के पास उनके अपने डॉलर है, इजिप्ट वालों के पास अपने अपने पाउंड है, कुवैत के पास अपना दिनार है, राइट, और साउथ अफ्रीका की करेंसी होती है रैन, राइट, तो यानी कि साउथ अफ्रीका के पास अपनी करेंसी रैन है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अलग अलग देशों के पास अपनी अलग अलग करेंसी है, वो ही हमारे देश के अंदर अपनी करेंसी को सप्लाई करेंगे तो ही हमारे देश के पास उनकी करेंसी आएगी, राइट। तो यानी कि एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम अपना कोई भी माल बाहर कंट्री में बेचेंगे या बाहर कंट्री को हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो वहां से हमारे हाथ में फॉरेन करेंसी आएगी, राइट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, यहां मैंने कहीं लिखा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आप ये चीज काउंट कर सकते हो, परचेज ऑफ एसेट्स इन द फॉरेन कंट्री। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि फॉरेनर हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर फॉरेनर को हमारे इंडिया के अंदर आके अपना पैसा डालना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, तो डेफिनेटली बात है क्या कि वो अब हमारे देश के अंदर अपनी करेंसी की सप्लाई करेंगे। यूनिलेटरल ट्रांसफर, एक तरफा कोई भी अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, फॉरेन कंट्री वाले हमारे इंडिया में कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो अगेन उन्हें अपनी करेंसी को हमारे देश में देना ही पड़ेगा। स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस अगेन यहां फिर से वही आ गया, स्पेकुलेशन बिजनेस वो बिजनेस जहां कोई भी सेल परचेज तो हो रही है लेकिन विदाउट एनी फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। दैट मींस इन केस ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या था, राइट, यानी कि $1 80 से 100 का हो गया, तो यानी कि जब डॉलर के रेट 80 से 100 हो गए तो भैया मजे आ गए, तो यानी कि वो लोग हमें अमाउंट पे करेंगे, उनकी तरफ से अमाउंट इंडिया के अंदर ट्रांसफर होगा, कब, करेंसी डेप्रिसिएशन के केस में। तो करेंसी डेप में भी क्या क्या होता है इस वीडियो की स्टार्टिंग में देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। लोन फ्रॉम अब्रॉड, राइट, अगर हमें किसी दूसरे देश से लोन लेना है तो वो भी हमारे देश के अंदर उस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे फॉरेन करेंसी के अंदर। रीजन फॉर द राइज इन सप्लाई, राइट, सप्लाई का मीनिंग आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, मैं आपको अगेन वॉइस नोट के थ्रू डेफिनेटली समझा दूंगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता ही है। अब क्या कह रहे हैं, रीजन फॉर द राइज इन सप्लाई। अब अगर हमारे देश के अंदर फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज हो रही है, राइट, तो केस में क्या होगा, ये कब होता है, जब फॉरेन करेंसी के प्राइस बढ़ेंगे, राइट, ये फैक्ट बात है।
आपने सप्लाई चैप्टर के अंदर 11th क्लास में एक बात पढ़ी है कि प्राइस और सप्लाई में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होते हैं, कि जैसे ही कीमत बढ़ती है प्रोड्यूसर के थ्रू, फार्म के थ्रू अपना माल मैक्सिमम से मैक्सिमम निकालने की कोशिश की जाती है। वो ऑफर करता है कि अब मैं अपना माल मैक्सिमम से मैक्सिमम बेचता हूं। तो जैसे ही फॉरेन करेंसी के प्राइस बढ़ेंगे, राइट, फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी इंडिया में ज्यादा की जाएगी और डोमेस्टिक गुड्स बिकम और डोमेस्टिक गुड्स रिलेटिवली चीपर, राइट। जो डोमेस्टिक गुड्स होते हैं वो डोमेस्टिक गुड्स, राइट, उन्हें क्या सस्ते पड़ेंगे। अब फॉरेन करेंसी के जो सप्लाई कर्व है, ये फॉरेन करेंसी का भी सप्लाई कैसे कैसे सप्लाई कर्व मेंटेन किया जाता है, मैंने यहां पे भी वही एग्जांपल लिया है। एक्स एक्सिस में हमने ले ली क्वांटिटी सप्लाई, यहां पे हमने ले ली फॉरेन एक्सचेंज रेट, यहां राइट ओरिजिन का पॉइंट है। जब प्राइस ओपी थे तो हमने क्या क्वांटिटी सप्लाई इतनी करी, हमने से मतलब हमने नहीं, उन्होंने, फॉरेन कंट्री वालों ने अपनी करेंसी की सप्लाई करी। तो जब प्राइस इतने थे, इसे ले लेते हैं प्राइस 80, जब यानी कि $1 80 का था तो उन्होंने सप्लाई इतनी करी, ओक्यू करी, और जैसे ही डॉलर के रेट 80 से लेके 100 हुए, राइट, तो उन्होंने अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। क्योंकि आप जानते ही हो कि करेंसी डेप्रिसिएशन के केस में जो डोमेस्टिक गुड्स होते हैं वो किसके लिए चीपर होते हैं, फॉरेन कंट्री के लिए। यानी कि जो गुड्स हमारे हैं वो गुड्स उस फॉरेन कंट्री को सस्ते पड़ते हैं, कि अगर वो हमसे माल खरीदेंगे तो हम अपना माल बेच रहे हैं तो उनका पैसा हमारे इंडिया में नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, राइट। तो इस पूरे के पूरे आपको टॉपिक में क्लियर हो गया होगा कि फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, राइट। अब चलते हैं इसी वीडियो के लास्ट टॉपिक में, जिस लास्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या, इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज लेवल, राइट। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए अब चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे, जिस नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा। आओ स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, देखो सीधी सी बात होती है, हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में ही जीते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, सभी लोगों के लिए इक्विलिब्रियम का लेवल, राइट, अलग अलग है। कहने का मतलब क्या है, एक बायर एक सेलर से कोई भी सामान परचेज करता है, एक सेलर कहता है कि मैं आपको आम सेल करूंगा ₹50 पर केजी के रेट से, लेकिन बायर मना कर देता है कि भैया नहीं, मुझे 50 रुपए किलो के आम नहीं चाहिए, मुझे तो 40 रुपए किलो आम चाहिए, आप आम सस्ते करो। एक बायर उस ठेली वाले के से उसने बार्गेनिंग करनी स्टार्ट करी, तो ठेली वाले ने उस आम के रेट 50 से 40 कर दिए, तो बायर उस आम को ₹40 खरीदने के लिए कैपेबल था और ₹40 में खरीदना चाहता भी था, लेकिन सेलर ने भी उसे ₹40 के रेट से बेच दिया। सेलर ऑफर तो कर रहा था किस रेट से, 50 के रेट से, लेकिन सेलर ने उन्हें आगे चल के ₹40 के रेट से बेच दिया। तो वो बायर और वो सेलर, यानी कि वो सेलर, जो सेलर ₹40 के रेट से आम को सेल करता है, वो उस बायर के साथ इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में भी हुआ, और एक बायर ने वही आम 50 रुपए के रेट से लिए और उस सेलर ने एकदम से उसे 50 रुपए के रेट से आम बेच दिए, तो उस बायर के साथ भी वो सेलर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है, दो देशों में ट्रांजैक्शन ही तब होती है कि जब उस ट्रांजैक्शन को करने से पहले जब फॉरेन करेंसी के रेट डिसाइड कर दिए जाए, राइट। एक फॉरेन करेंसी के रेट डिसाइड कर दिए गए कि अगर हमें एक यूएस डॉलर चाहिए तो यूएस डॉलर को परचेज करने के लिए हमें ₹80 तो पे करने पड़ेंगे, तो ₹80 को देके हम एक यूएस डॉलर ले लेते हैं, तो यानी कि हमें ₹80 पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और ₹80 के इक्वल $1 हो गया, तो वो भी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट की सिचुएशन है। और अगर इस यूएस डॉलर के रेट मान लो 80 से 100 रुपए भी हो गए, 80 से 100 रुपए भी हो गए, तो यानी कि हम ₹100 को पे करके भी $1 को परचेस कर पा रहे हैं, तो यानी कि ₹100 में भी हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हैं और ₹80 में भी हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हैं, राइट। अब ये जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है, ये डिमांड और सप्लाई पे क्या इंपैक्ट डालती है, हमें यहाँ ये चीज देखनी है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि जैसे ही फॉरेन करेंसी के रेट बढ़ेंगे तो यानी कि हम डेफिनेटली फॉरेन करेंसी की डिमांड कम करेंगे। हम कौन, इंडियंस। तो इंडियन फॉरेन करेंसी की डिमांड
कम करेंगे। तो यानी इंडियन फॉरेन कंट्री के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन ही नहीं करेंगे, कोई भी इंपोर्ट करना पसंद ही नहीं करेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि इंपोर्ट करने के लिए हमें उस देश की करेंसी में पैसा देना पड़ता है, राइट? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट को हमें डिमांड और सप्लाई की टर्म्स में समझना है, ठीक? आइए स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? एक इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट का मतलब उस रेट से है कि एक डॉलर के रेट डिसाइड कर दिए गए कि इतने डॉलर पे, राइट, हम इतनी इंडियन करेंसी को पे करेंगे और उस इंडियन करेंसी को पे करके हमारी डिमांड और सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी कि हम $1 को खरीदने के लिए 80 रुपए पे करने के लिए तैयार हैं और कि सामने वाली कंट्री भी, राइट, हमें 80 रुपीज पे करने के लिए अपना $1 खर्च करने के लिए तैयार है। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि फॉरेन करेंसी का वो रेट या वो लेवल जिस लेवल पे इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों के दोनों सेटिस्फाइड हैं अपनी ट्रांजैक्शंस को करने के लिए। यानी कि हम इंडियंस, हमें $1 परचेज करने के लिए 80 रुपीज को पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उन्हें भी हमें 80 रुपीज पे करने के लिए अपने $1 को पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? जैसे कि the equilibrium exchange rate is determined at a level where demand for foreign currency is equals to supply of foreign currency। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। $1 इक्वल है 80 रुपए के, राइट? अगर $1 80 रुपीज के इक्वल है और 80 रुपीज में डिमांड और सप्लाई इक्वल बैठ रही है तो ये 80 रुपीज इक्वल्स टू $1, यही इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट माना जाएगा, राइट? अब इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। यहां पे हम प्राइस 80 ही लेते हैं, राइट? हमने ओपी एक प्राइस लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे तो हमने लिए क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई, वाई एक्सिस पे लिया हुआ है हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओपी का मतलब है इक्विलिब्रियम प्राइस और ओक्यू का मतलब है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। ये प्राइस ओपी है तो ओपी के प्राइस हो जाने पे OQ की ही डिमांड की गई और OQ की ही सप्लाई की गई। तो अगर OQ की डिमांड की गई तो एक ऐसे करके हमारा डिमांड कर्व बन के तैयार हुआ। इक्विलिब्रियम प्राइस 80 होने में OQ हमारी क्वांटिटी सप्लाई है तो हमारा ऐसे करके एक सप्लाई कर्व तैयार हुआ। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर गए, तो यानी कि इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि इस कीमत पे ये दोनों के दोनों तैयार हैं, राइट, फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए और दूसरा देश भी हमारी इंडियन करेंसी अपनी फॉरेन करेंसी की उस रेट पे सप्लाई करने के लिए तैयार है। इसी चीज को अभी और आगे चल के समझाऊंगा। अभी एक छोटे से एग्जांपल के साथ और समझाता हूं। हमने एक ऐसे लाइन खींची, एक ऐसे लाइन खींची, जो कि सिंपल सा ही तरीका होता है। आप चाहो तो इन्हें हल्का सा ऐसे ऐसे करके भी कर सकते हो। ये सब आपकी बुक में ऐसे ऐसे करके भी डायग्राम बने हुए हैं, राइट? ये आपका सप्लाई कर्व है, ये आपका डिमांड कर्व है। जिस पॉइंट पे आके डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर गए, इस पॉइंट से सीधा जहां प्राइस लिखे होते हैं वहां से एक लाइन ड्रॉ करी और यहां से डिमांड और सप्लाई में एक लाइन ड्रॉ करी, क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई। यानी कि यहां पे जितने भी प्राइस थे, मान लो ये ऐसे है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये भी ऐसे ही है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये इस पॉइंट के सामने जो प्राइस है ये मान लो 60 है और इस पॉइंट के सामने जो डिमांड है वो मान लो 80 है, राइट? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमारा क्या माना जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये हमारा क्या माना जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। कि जब फॉरेन करेंसी के रेट 60 रुपए हैं तो हम तो 60 यूएस डॉलर, सॉरी 80 है ये, तो हम तो 80 यूएस डॉलर खरीदने के लिए तैयार हैं। जब प्राइस 60 है तो हम 80 यूएस डॉलर खरीदने के लिए तैयार हैं। तो यानी कि 80 यूएस डॉलर खरीदने के लिए 60 रुपए के रेट से हमें पेमेंट पे करनी होगी, राइट? कहां? अपने बैंक को। यानी कि जब प्राइस 60 रुपए है तो हम 80 यूएस डॉलर खरीदने के लिए भी तैयार हैं और सामने वाला पर्सन यानी कि सामने वाला देश यानी कि अमेरिका, $1 के प्राइस अगर 60 है तो 60 प्राइस होने पे वो भी अपने 80 यूएस डॉलर की सप्लाई करने के लिए तैयार है, वो भी 80 यूएस डॉलर देने के लिए तैयार है। तो इस पॉइंट को माना गया क्या, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। अब समझना आगे, एक्सचेंज रेट कह रहा हूं, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट पॉइंट, और ये माना जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस यानी ओ से लेके इतना पी, और ये माना जाता है इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई। अब ध्यान से आप समझना, जैसे इस प्राइस को ओपी से लेके हमने इंक्रीज कर दिया P1, तो जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे, फैक्ट बात है, यहां से लेके यहां तक सप्लाई भी इंक्रीज होगी, सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो जैसे ही सप्लाई इंक्रीज हुई, राइट, तो यहां तक की हमारी क्या हो गई, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज। भैया क्वांटिटी सप्लाई तो इंक्रीज हुई, लेकिन प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड घटती भी तो है। क्वांटिटी ये क्या था, Q1, और ये क्या था, Q2, राइट। तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हुई, तो जैसी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांड, ये क्या है, ये क्या है, क्वांटिटी डिमांड इस पॉइंट से ऊपर की तरफ को आ गया। लॉजिकली बात है, डिमांड घटेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हुई, लेकिन क्वांटिटी डिमांड घटेगी। जो क्वांटिटी डिमांड घटकर OQ से OQ2 हो गई, तो OQ2 होने पे एक ऐसे 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 करके हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी। ये परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट पे आके डिमांड कर्व को क्या चीज टच कर रही है, तो यानी कि डिमांड दोबारा से ऊपर पहुंच गई, यानी कि डिमांड कर्व दोबारा से ये ऊपर पहुंच गया और सप्लाई कर्व इस तरफ को पहुंच गया। तो यानी कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो जब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कर्व कम है, तो इस पॉइंट को नाम दिया जाएगा क्या, एक्सेस सप्लाई का। दिल बन गया, दिल भाई, दिल। ठीक, आगे आ जाओ। जैसे ही फॉरेन करेंसी के प्राइस घटेंगे, P2, भाई वाह, प्राइस घट गए तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। तो ये ऐसे करके यहां पे ही आएगा, तो यहां से डिमांड, अब इसी चीज को आप क्वांटिटी डिमांड ले लो, तो क्वांटिटी डिमांड घट गई, सॉरी इंक्रीज हो गई OQ से लेके OQ1 पे। और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, तो फैक्ट बात है, प्राइस घटेंगे तो सामने वाला पर्सन अपनी फॉरेन करेंसी की हमें सप्लाई थोड़ी करेगा। तो यही सप्लाई कर्व जो है, यहां से लेके नीचे की तरफ को क्या हुआ, डाउनवर्ड स्लोप हुआ। सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई घटती है तो सप्लाई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये तो शो करता है कि क्या डिमांड इंक्रीज हो रही है और ये सप्लाई डिक्रीज हो रही है। तो डिमांड इंक्रीज हो रही है और सप्लाई डिक्रीज हो रही है, तो इस पॉइंट को क्या माना जाएगा, एक्सेस डिमांड। तो ये जो सिचुएशन होती है, इसे एक्सेस डिमांड का नाम दिया जाता है, और जो ये सिचुएशन होती है, इसे एक्सेस सप्लाई का नाम दिया जाता है। अब आप ये सोचो कि एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन पे आ गए, तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन पे पहुंचने के बाद दोबारा से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कैसे पहुंचा जाएगा, आ जाओ। तो दोबारा से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचने के लिए यहां समझाता हूं, ऐसे करके, ऐसे करके, ये हमारे लिए एक्सेस सप्लाई है, ये हमारे लिए एक्सेस डिमांड है। तो यानी कि हाँ, अब हम एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन पे हैं, यहाँ पे हैं, तो यहां से लेके हमें यहां आना पड़ेगा। ये हमारा कौन सा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो हमें यहां से लेके यहां आना पड़ेगा। हम यहाँ पे हैं, तो यानी कि डेफिनेटली प्राइस P1 है, प्राइस यहाँ पे है, तो यहां से यहां आने के लिए दोबारा से इन प्राइस को यहां से यहां आना पड़ेगा। तो प्राइस घटने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे यहां से लेकर यहां तक, यानी कि फॉरेन करेंसी के रेट यहां से लेकर यहां तक घटाने पड़ेंगे। जैसी फॉरेन करेंसी के रेट घटेंगे, क्योंकि जब प्राइस यहां थे तो सप्लाई तो यहां तक पहुंच गई थी और डिमांड उल्टी बेचारी यहां चली गई थी। जैसे ही प्राइस घटे, इस सप्लाई को भी घटना पड़ा, लेकिन ये डिमांड खुश हुई, भाई वाह, मेरे तो खैर मजा आ गए कि फॉरेन करेंसी के रेट घटे, तो मैं तो दोबारा अपने उसी रास्ते पे चलना चालू कर दूंगी भैया। तो ये तो यहां से लेकर यहां तक दोबारा से ये ऐसे करके एरो हुआ, ये ऐसे करके एरो हुआ। तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन में पहुंचने के बाद अगर दोबारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचना होगा, तो दोबारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचने के लिए प्राइस को घटाना होगा, क्योंकि जब प्राइस यहां थे तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई इस Q से यहां तक पहुंच गई थी, Q1 तक, तो ये दोबारा से इंगे को आ जाएगी। और जैसी जब डिमांड थी, तो डिमांड जब यहाँ प्राइस यहाँ थे तो क्वांटिटी सप्लाई यहाँ थी, डिमांड यहाँ थी, इसे ले लो Q2। तो जैसी प्राइस घटे, ये डिमांड भी राइट हैंड साइड की तरफ को मूव हुई। तो यानी कि अपने आप ही डिमांड कर्व की स्लोपिंग डाउनवर्ड हुई और सप्लाई कर्व की स्लोपिंग भी डाउनवर्ड हुई। और डिमांड कर्व की अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है तो डिमांड का बढ़ना, लेकिन सप्लाई की डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगी तो सप्लाई का घटना। सिमिलरली ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, हम यहां पे हैं, अब हमें यहां से ऊपर जाना है, तो यहां से ऊपर जाने के लिए ये क्या है, डिमांड कर्व।
तो हमें इसकी अपवर्ड स्लोपिंग करनी पड़ेगी। अपवर्ड स्लोपिंग कब होती है? यानी कि डिमांड घटेगी, यानी कि जब डिमांड अब यहां पे है, यहां का मतलब प्राइस P2 है, तो यानी कि जब प्राइस O से P2 है तो यानी कि हमें प्राइस को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, यहां से दोबारा इस पॉइंट पे ही पहुंचना पड़ेगा, राइट? जो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस है P, तो दोबारा इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए प्राइस को बढ़ाना होगा। जैसे प्राइस बढ़ाएंगे, डिमांड यहां से दोबारा यहां से यहां इस तरफ क्वांटिटी डिमांड घटेगी, घटेगी तो ये एरो इस तरफ को, और जैसे प्राइस बढ़े, पहले सप्लाई भी इस वाले पॉइंट पे थी तो सप्लाई कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो एक्सेस सप्लाई के केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचने के लिए प्राइस को हमें क्या करना पड़ता है? प्राइस घटाने पड़ते हैं। प्राइस घटेंगे तो सप्लाई घटेगी और डिमांड बढ़ेगी। एक्सेस डिमांड के केस में डिमांड ज्यादा है तो अब इक्विलिब्रियम प्राइस फॉरेन करेंसी के रेट को बढ़ाना पड़ता है। फॉरेन करेंसी के रेट कह लो या फॉरेन करेंसी के प्राइस कह लो, फॉरेन करेंसी के रेट को इंक्रीज करना पड़ता है। तो जैसे इंक्रीज करेंगे तो डिमांड घटेगी और सप्लाई बढ़ेगी, राइट? तो ये पॉइंट माना जाता है क्या? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट का पॉइंट, राइट? तो इस वीडियो में मैंने आपको जहां तक जो चीजें बताई हैं वो चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड आप लोग जरूर देखना। और आपको ऐसा लगता है, ये मैंने वीडियो स्पेशली बनाई है 12th क्लास के लेवल के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने इसमें कोई एक आधा पॉइंट छोड़ा है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताना। जिस पॉइंट को आप मुझसे पूछना चाहोगे उस पॉइंट के बारे में भी मैं आपको डेफिनेटली समझा दूंगा, राइट? तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड आप लोग जरूर देखना। अब मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।